हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और बोरोविंग कॉस्ट के डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं आज। और यहाँ पे हम कैपिटलाइजेशन जो है बोरोविंग कॉस्ट का, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन अपना। हाँ जी दोस्तों, तो आज का जो ये सेशन मैं आपको यहाँ पे जो स्टार्ट कराने जा रहा हूँ उसमें आपको मैं आज नॉस्टैल्जिक फील कराने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं आपको याद दिलाने वाला हूँ आपके आईपीसीसी के इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मॉड्यूल के दर्शन कराता हूं दोबारा फिर से। तो देखिए, ये आपका आईपीसीसी वाला मॉड्यूल था। यहाँ पे आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोविंग कॉस्ट पढ़ा था। एक सेकेंड। अरे भाई, कहाँ गया? ये रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोविंग कॉस्ट। ठीक है। तो ये जो बोरोविंग कॉस्ट वाला स्टैंडर्ड है, इसमें मैं आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन कराने वाला हूं वो इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन है, पहले मैं आपको ये प्रैक्टिस कराता हूँ, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस का जो रेलेवेंट रेफरेंस है हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें जो है इनका मीनिंग क्या होगा और बाद में इसके क्या इंटरप्रिटेशंस निकलने वाले हैं और क्या डेविएशंस हम लोग यहाँ से फंडामेंटली लेंगे। देखिए, एक्स लिमिटेड बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 20x1। It obtained rupees 1 lakh special loan to finance the construction of the building on 1st January X1 at an interest rate of 10%. The company's other outstanding two non-specific loan were 5 lakh and 9 lakh। इसका ये 11% आ रहा है, ये 13% आ रहा है। ठीक है। बाद में कहता है कि हमारे कुछ खर्चे जो हैं वो इस प्रकार से प्रोजेक्ट पे किए गए। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और दिसंबर में हमारे ये सारे खर्चे जो है वो प्रोजेक्ट पे हुए हैं। ठीक है। कहता बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड बाय 31 दिसंबर X1 फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स प्रेस्क्राइब्ड इन AS 16 बोरोविंग कॉस्ट। बस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इन AS 23, है ना। AS 16 की जगह बस ये इन AS 23 का क्वेश्चन बन गया। Calculate the amount of interest to be capitalized and pass one journal entry for capitalizing the cost and borrowing cost in respect of the building। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है। ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2। सॉरी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2, इंटरमीडिएट। एएस की बुक में से ये मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ठीक है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो अपन ये रेफर कर रहे हैं, अदरवाइज अपन नहीं रेफर करते। हम लोग, हमारे पास में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो पहले हम इसको पहले बिल्डअप करते हैं कॉन्सेप्ट को, फिर बाद में मैं आपके साथ में वो चीजें डिस्कस भी करूंगा। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दोनों प्रकार की बोरोविंग कॉस्ट है। ठीक है ना। आपके पास में कुछ स्पेशल लोन भी है ना। ये देखिए, हमारा 1 लाख रुपीज का ये स्पेशल लोन भी है। और 1 लाख रुपीज का स्पेशल लोन होने के बाद में हमारे पास में कुछ जेनरिक लोन्स भी हैं। ठीक है। तो पहले अपन वर्किंग नोट लगा लगा के जो जो चीजें अपने को चाहिए वो सब कुछ निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या निकालेंगे? कैपिटलाइजेशन रेट, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। तो परसेंटेज कितना है, प्रिंसिपल कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है। 11% है एक तो आपका लोन, एक 13% है। और ये अमाउंट जो है वो है 5 लाख और 9 लाख रुपए। फिर ये होगा आपका 55,000 और 39 जा कितना होता है, 117 होता है ना।
117, 55 एंड 117, ये होता है कुछ करीब 172, 172। टोटल प्रिंसिपल हो गया 14 लैक्स। ओके, तो वेटेड एवरेज रेट निकल जाएगा 172 डिवाइडेड बाई 14 लैक्स, कितना आ गया 12.286%। ठीक है, ये हमारा वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आ गया, राइट। ये हो गया आपका वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। चलो ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। अब दूसरा सर हमें क्या करना है, जब भी बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो हमारे पास में अलग अलग दिन को अलग अलग खर्चे रहेंगे, है ना, अलग अलग दिन को अलग अलग खर्चे रहेंगे। तो अब ये जो खर्चे जो आप देख रहे हो, इस खर्चे को हम क्या समझे, देखिए ये जो खर्चा है, इस खर्चे को हम ऐसा तो कह नहीं सकते कि अब जनवरी में इतना, फरवरी में इतना, अप्रैल में इतना। तो आप इस खर्चे को भी एक नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब एक एवरेज नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम खर्चे का क्या करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 में वेटेड एवरेज अक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है ना, वेटेड एवरेज अक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस। तो देखिए दोस्तों, यहां पे जनवरी है, अप्रैल है, जुलाई है और दिसंबर। इसके वेट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए कैसे करते हैं, जनवरी वाला तो पूरे साल का हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 लाख, ठीक है। फिर आपका यहां पर पहले तो वो देखो कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। आपने लोन लिया है 1 जनवरी को, राइट, और ये हमारे कुछ लोन है। तो ये आपका 220x1, मतलब ये आपका कैलेंडर ईयर ही चल रहा है। तो जैन टू दिसंबर वाला आपका ये पर्टिकुलर ये क्वेश्चन बनता है। तो 2 लाख के ऊपर आप वेट लगा दीजिए 12/12। फिर अप्रैल के अंदर आपका खर्चा हुआ है 2.5 लाख, राइट। 2.5 लाख रुपए पे आप वेट कितना लगा देंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सर जी 9 मंथ्स का वेट लग जाएगा। हम कहीं ना कहीं ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये खर्चा पहली तारीख को ही हो जा रहा है ना। ये हमारी अजम्पशन है इस क्वेश्चन के अंदर, जैसा कि हमने ये सेम अजम्पशन वहां पे भी ली थी अपने जो एजुकेशनल मटेरियल में। ठीक है, ये 2.5 लाख का खर्चा हो जाएगा। फिर ये 4.5 लाख रुपए का जो खर्चा है ना, ये खर्चे के ऊपर अपन वेट लगा देते हैं कितने का, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने का। और ये दिसंबर पे 1 महीने का वेट लगेगा, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 1/12। ठीक है, तो ये आपका कैसे आ जाएगा, देखिए ये तो आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। फिर 250 इंटू 9/12, ये होगा आपका 187,500। 450 इंटू 6/12, ये हो जाएगा 225। कैलकुलेशन आप भी साथ साथ चेक करते रहना। ये हो जाएगा सर जी 10,000 रुपये, बस 10,000। अब इसका टोटल कर दो, ठीक है। अब यही वेटेड एवरेज जो भी आपका आ रहा है ना, इसको निकालने का एक तरीका और बताता हूं मैं आपको, ताकि उनके बारे में आप समझ सको। तो जो दूसरा तरीका होगा वो क्या होगा, वो समझिए। दूसरे तरीके को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव टेक्निक, क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस। तो क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस यदि अपन बात करें यहां पर, तो देखिए क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस होंगे 2 लाख
फिर 4,50,000, फिर 9 लाख और 10,20,000। ठीक है, इस पे वेट कैसे लगाया जाता है? इस पे देखिए दोस्तों, टाइम वेट हम कैसे लगाते हैं। ये देखिए 2 लाख का खर्चा है ना, ये अप्रैल तक 2 लाख रहा, बाद में ये 4,50,000 हो गया। तो अप्रैल तक का वेट लगाओ, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का वेट लगाओ इस पे। फिर अप्रैल से जुलाई, तो अप्रैल मई जून, इस पे भी 3 महीने का वेट लगाओ। फिर जुलाई से दिसंबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर 5 महीने का वेट इसके ऊपर, और इस पे 1 महीने का वेट। ठीक है, और आप इनका टोटल कर लो, तो ये कितना हो जाएगा। इंडिविजुअल आंसर्स अलग अलग आएंगे, बट जो टोटल आंसर होगा दोनों ही मेथड से सेम आएगा। ये हो गया अपना 50,000, 450 मल्टीप्लाई बाई 3/12, ये हो जाएगा 1,12,500। 9 लाख इंटू 5/12, 375। 10,20,000 मल्टीप्लाई बाई 1/12, ये 85,000 हो जाएगा। अब दोनों का टोटल करके देखो जरा, वेटेड एवरेज जो आता है वो कितना आता है। ये आना चाहिए आपका 6,22,500। इसका भी यही आना चाहिए, करके देखो, है ना। तो बस ये क्यूमुलेटिव टेक्निक है नीचे वाली, और जो ऊपर वाली है वो आपकी इंडिपेंडेंट वेट बेस्ड टेक्निक है, जहां पे आप क्या कर रहे हो, हर एक खर्चे को इंडिपेंडेंटली डील करके चल रहे हो, और यहाँ पे हम उसको क्यूमुलेटिवली डील करके चल रहे हैं। ये दोनों टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार इंस्टीट्यूट जो है वो खर्चे में ऐसे यहाँ लिख देती है कि दी एक्सपेंडिचर, नहीं, कई बार क्या होता है वो गेम खेलती है ऐसा कि हम लोग के लिए वो बहुत ही सिली चीज हो जाती है, बट फिर भी गलती हो जाती है। द क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर दैट वर मेड, ऐसे लिख देती है, तो फिर बाद में है ना हमको वो एक आदत पड़ जाती है कि बस सीधा कर लें। तो ये एक बार आपको बताया हुआ रहेगा, तो एटलीस्ट आप उसका चेक कर लेंगे क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। ये वेटेड एवरेज एक्सपेंसेस हो गए आपके 620 to 500। बेसिकली इस वेटेड एवरेज एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, कि आपके ये जो अलग अलग खर्चे हुए पूरे साल में, अलग अलग दिन, 2, 2.5, 4.5, 1.2, है ना, ये सारे खर्चे को मैंने एक वेटेड एवरेज लगाकर इस टेक्निक से एवरेज कर दिया कि सारे खर्चे आपके टाइम प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंट करें, टाइम प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर दें, है ना। और वो भी कब, डे 1 को, डे 1 को। तो ये हो गया अपना 620 to 500। तो आपको अलग अलग लैंग्वेज बोलने की दरकार नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो 6,22,500 हमने 1 तारीख को खर्च किए, ये आप मान सकते हो। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ये है कि जनवरी में इतना, अप्रैल में इतना, जुलाई में इतना और दिसंबर में इतना आपने खर्चा किया है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि भाई ये खर्चा इन इन दिनों को ना करते हुए हम ये मानते हैं कि डे 1 पे ही हमने 620 to 500 का खर्चा कर दिया, दैट इज नोन एज एवरेज। यही हमारा एवरेज कहलाता है, एक्सपेंडिचर एवरेज हो गया। अब बोरोविंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं अपन, बोरोविंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन। तो देखिए दोस्तों, बोरोविंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन की अगर अपन यहां पे बात करें तो समझिए कैसे होता है। देखिए यहां पर सबसे पहले आपको यह देखना है कि टोटल खर्चा कितना हो गया आपका। वेटेड एवरेज एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके हो गए हैं 620 to 500।
अब क्या आपने कोई स्पेसिफिक लोन लिया था क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? तो आंसर है हाँ, हमने ना इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक लोन बिल्कुल लिया था। कितने का लिया था? 1 लाख रुपए का लिया था। ठीक है, तो ये जो 6,22,500 का खर्चा हुआ है ना, इसमें मैं स्पेसिफिक लोन को पहले यूटिलाइज करूंगा पूरा। स्पेसिफिक लोन, टुवर्ड्स स्पेसिफिक लोन, ठीक है ना। कितना यूटिलाइजेशन हो गया? 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो 1 लाख रुपए के ऊपर आपको बोरोविंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है। कितने परसेंट से लोन लिया था आपने? ये 10% से। तो 1 लाख का 10%, आपकी 10,000 की जो भी बोरोविंग कॉस्ट लगेगी फुल कैपिटलाइज हो जाएगी। लेकिन बाकी का पैसा कहां से यूज आया होगा? बाकी का पैसा आया 5,22,500 रुपए, जो कि जनरल बोरोविंग से आपने यूज लिया होगा। और जनरल बोरोविंग की कैपिटलाइजेशन रेट क्या है हमारी निकाली हुई है ना, वो है सर 12.286। 12.286%। ये कितनी हो जाती है फिर? 12.286% 64,194। तो टोटल बोरोविंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी हो जाएगी? 74,194। इतना बोरोविंग कॉस्ट मेरा कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, और एक्सपेंस ऑफ कितना होगा? टोटल इनकर हुआ है ना, कितना इनकर हुआ था अपना, उसमें से 74,194 कैपिटलाइज हो जाएगा। इसका मतलब बाकी का एक्सपेंस हो जाएगा। तो 1 लाख रुपए, 10,000 तो ये हो गया आपका इनकर। और टोटल उसमें कितना इंटरेस्ट आ रहा था? वो 1,72,000 रुपए। टोटल 2,72,000 हुआ ना? अरे नहीं सॉरी, 172 तो ये, और 10, 182 है, सॉरी, है ना। 1,82,000 की टोटल बोरोविंग कॉस्ट इनकर हुई है। ब्रेकअप क्या है इसका? 10,000 तो स्पेसिफिक और 172 नॉन स्पेसिफिक, है ना। ये हमारी टोटल बोरोविंग कॉस्ट इनकर हुई, जिसमें से 74 कैपिटलाइज हो गई और बची हुई खर्चा, दैट मीन्स अदर बोरोविंग कॉस्ट मानी जाएगी। और उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे खर्चा। P&L में ट्रांसफर होगा। 182 माइनस 74 194, ये हो जाएगा 107,806। ठीक है, जर्नल एंट्रीज भी इन लोगों ने पूछी है। अब आप इतने तो होशियार हो ही दोस्तों, है ना। आईपीसीसी में ही जर्नल एंट्री आती थी। चलिए जर्नल एंट्री की भी बात कर लेते हैं। जब जब हमारे ये खर्चे होंगे तब तब हम ये एंट्री करेंगे। CWIP डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो ये जब जब खर्चे होते हैं ना आपके, ये 2 लाख, ये जितने भी खर्चे हो रहे हैं, ये सारे के सारे खर्चे हैं। यहां से कर लो कॉपी। तो अब ये समझ लीजिए, अरे यार ये तो ऐसे हो गया ना। तो 2 लाख, फिर 2.5 लाख, और उसके बाद में 4.5 लाख और 1,20,000। 4.5 लाख और 1,20,000। ठीक है, तो जब जब आप खर्चा करोगे तब तब ये एंट्री पास करोगे। CWIP क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अभी आपका ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो भी क्वालिफाइंग एसेट्स है, इसका नाम अभी हम नहीं लिख सकते। रीजन ये है क्योंकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तब हम कर देंगे। इंटरेस्ट जो भी आपका इनकर होगा फाइनेंस कॉस्ट में दिखाया जाता है वो, राइट। आप उसको पे कर दिए होंगे, ये मैं अज्यूम कर लेता हूं। और आउटस्टैंडिंग होगा तो वो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि देखिए इंटरेस्ट को अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे नहीं लेना होता है। इंटरेस्ट इनकर्ड का मतलब
लोन के ऊपर इंटरेस्ट अक्रू हो गया है, भले ही चाहे आपने पे किया है नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं, खर्चा पे होना चाहिए, ये वाला खर्चा जो है वो पे हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपका टोटल मैं लिख देता हूं एक साथ में 180, हाँ 182 का आपका इंटरेस्ट है पूरे साल भर का। ठीक है, ये अलग अलग पीरियड के ऊपर CWIP के खर्चे हुए, 182 का आपका ये इंटरेस्ट हो गया। रही बात कैपिटलाइजेशन की, तो ये लीजिए CWIP डेबिट टू इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दीजिए। कितना कैपिटलाइज किया? 74,194। और P&L डेबिट टू इंटरेस्ट जो कि हो जाएगा हमारा 107,806। ठीक है ना, ये हमारी एंट्रीज हो जाएगी। चलिए अब मेरी बात को सुनिएगा, ये सारा काम होने के बाद में, राइट, ये सारा काम होने के बाद में, ये जनरल एंट्रीज वगैरह होने के बाद में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। और किसका कंस्ट्रक्शन हुआ है? ये बिल्डिंग का हुआ है। तो अब आप CWIP को रोटेट कर दीजिए, उसे आप बना दीजिए बिल्डिंग, नाम दे दीजिए बिल्डिंग का, और CWIP को रिक्लासिफाई कर दीजिए भैया। मतलब रिक्लासिफाई मतलब इसका नामकरण चेंज कर दीजिए, है ना, कि CWIP से बैलेंस उठा के बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दीजिए। टोटल अब आपकी बिल्डिंग कितने रुपए की बनेगी? देखिए टोटल खर्चा कितने का हुआ आपका? 2 2 4 4.5 4.5 9 10,20,000 का तो खर्चा ये हुआ है, प्लस कैपिटलाइजेशन हुआ है 74,194। तो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू होगी 10,94 194। बताइए, सारी अकाउंटिंग समझ में आ गई? $10,94,194। ये इसका कुछ अलग आ रहा है क्या? अच्छा, वो राउंडिंग ऑफ एरर होगा कुछ। 10,94,189 आ रहा है, तो वो वही है, कोई वो कैपिटलाइजेशन रेट के अंदर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा, है ना। तो चलिए, मोटा मोटी अब आपको बात अब समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या बात समझाना चाह रहा था। एंट्री वाइज सारा काम हो गया अपना, कैलकुलेशन भी हो गई। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन तो अपना हो गया। अब जब दिक्कत जो असली जिस क्वेश्चन में आपको होने वाली है वो मैं आपको बताता हूं, रुकिए। वो क्वेश्चन आपको मिलेगा हमारे, सबसे पहले एजुकेशनल मटेरियल का कराऊं कि वो कराऊं, रुको। हाँ जी, देखिए, तो अब मैं आपको ये जो जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, ये है अगेन IPCC से नवंबर 17 के एडवांस अकाउंट्स के क्वेश्चन में पूछा गया था, ये क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे खास बात इस क्वेश्चन की ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ही बता दिया था कि एग्जामिनर ये क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस वर्ड से खिलवाड़ कर सकता है। तो पहला ट्रैप एग्जामिनर ने यहाँ पे यही बिछा दिया कि ये जो भी खर्चे हैं ना, ये सारे के सारे खर्चे आपके क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस है। मीन्स 5 लाख, उसके बाद में 13 लाख में ये 5 लाख मिला हुआ है, और 20 लाख में ये 5 और 13 वो भी मिले हुए हैं, और 25 में 20 13 और 5 सब मिले हुए हैं। तो पहली गलती हमारी यहीं पे हो जाती है कि हम क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस वर्ड पे फोकस नहीं कर पाते। तो जैसे ही क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस वर्ड पे फोकस नहीं किया और आपने यहाँ पे टाइम वेट लगा दिया बिना देखे ब्लाइंडली, तो आगे का पूरा क्वेश्चन खेल खत्म, उसके बाद में कोई नंबर इसमें नहीं आते। तो एक ट्रैप तो इसके अंदर ये है, और दूसरा इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये क्वेश्चन जो है, इसमें आपने स्पेशल लोन जो लिया है वो 10 लाख रुपए का लिया है, राइट। और सबसे पहला खर्चा कितने का हुआ आपका? 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ। जबकि अभी हमने जो स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन किया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी हमको, क्योंकि हमने लोन लिया था 1 लाख रुपए का, और पहली बार खर्चा हुआ था 2 लाख, यानी लोन स्टार्टिंग में ही फुल यूटिलाइज हो गया, स्पेसिफिक बोरोइंग आपकी फुल यूटिलाइज हो गई, राइट। पर जब इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन दिया, तो ये ही क्वेश्चन जो है वो डिस्प्यूट का भी पॉइंट बना, और इस क्वेश्चन से काफी सारे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो।
कि सर हमने 10 लाख का लोन लेकर जब उसे पूरा यूज ही नहीं लिया तो क्या स्पेसिफिक बोरोविंग का फुल इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा क्या? क्योंकि अगर आपने 10 लाख का लोन लिया और केवल खर्चा 5 लाख का किया, इसका मतलब कुछ अनयूटिलाइज्ड पोर्शन रह गया आपका, तो राइट, कुछ पोर्शन आपका क्या रह गया है, अनयूटिलाइज्ड रह गया है। तो अनयूटिलाइज्ड पोर्शन का इंटरेस्ट हमें कैपिटलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में इंस्टीट्यूट ने जब इसके आंसर दिए तो ऐसे ही दिए। कैसे आंसर दिए देखिए, इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन करने के लिए इंस्टीट्यूट ने जो इसका आंसर दिया वो ऐसे दिया कि स्टार्टिंग में आपका जो खर्चा देखो ये हुआ है 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए पर आप स्पेसिफिक बोरोविंग का फुल इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर सकते हो विच इज 10%, है ना। 5 लाख रुपए का ऊपर आप स्पेसिफिक बोरोविंग का फुल इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज कर सकते हो 10%। लेकिन ये जो 13 लैक्स हैं इसमें से आपने स्पेसिफिक बोरोविंग 5 लाख यूज लिया होगा और बाकी का जेनरिक बोरोविंग 8 लाख यूज लिया होगा। तो इन्होंने भी देखिए ऐसे ही किया दोस्तों। यहां पर इन्होंने क्या किया, अगर आप देख रहे हो यहां पे स्टार्टिंग के इन्होंने सजेस्टेड आंसर्स में स्पेसिफिक बोरोविंग्स पे 13 लाख रुपीस पर 3 मंथ का कैपिटलाइजेशन किया है और 10 लाख रुपीस पे 9 मंथ का कैपिटलाइजेशन किया है। मतलब ये वेटेड एवरेज के रूप में इन्होंने निकाला है, ये वेटेड एवरेज एक्सपेंसेस इन्होंने निकाला है। तो वेटेड एवरेज एक्सपेंसेस निकालने का मतलब क्या हो गया, देखिएगा अप्रैल अप्रैल में इन्होंने 5 लाख रुपए का खर्चा किया, फिर जुलाई में इन्होंने 13 लाख रुपए का खर्चा किया। तो देखा जाए तो पहले तो आपको इसको वो करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट खर्चे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 5, उसके बाद में ये हो जाएगा आपका 8 और उसके बाद में ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 5। तो ऐसे कर कर आपका ये टोटल 25 लाख रुपीज का खर्चा हुआ है। कितने रुपए का खर्चा हुआ है, टोटल 25 लाख रुपीज का खर्चा हुआ है। तो सर हमें इसका वेटेड एवरेज कैसे करना चाहिए? ठीक है, हमें इसका वेटेड एवरेज जो है ये देखिए कैसे करना चाहिए, मैं बताता हूं आपको। देखिए अब इसका जो वेटेड एवरेज है ना, आई होप आपके साथ में एक्सेल का जो स्क्रीन है वो शेयर हो रहा होगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसका वेटेड एवरेज आपको नॉर्मल करना चाहिए 5 लाख, फिर 8 लैक्स, फिर उसके बाद में 7 लैक्स और उसके बाद में 5 लैक्स। और ये खर्चे आपके 1 अप्रैल को हुआ, मतलब ये आपका हुआ है 1 अप्रैल। ठीक है, और उसके बाद में ये आपका 1 जुलाई, फिर 1 नवंबर एंड 31 जनवरी। 1 नवंबर और 31 आपका जनवरी, ये इस प्रकार से आपके ऐसे खर्चे हुए हैं। ठीक है, तो अगर अपन वेट की बात करें, ये आपका एक्सपेंसेस हो गया। अब ये एक्सपेंसेस क्यूमुलेटिव नहीं है, क्योंकि क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस तो हमने यहाँ से जो क्वेश्चन पेपर से जो है वो पहले देखे कि हमारे क्वेश्चन पेपर में क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस है, क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस को हमने इंडिपेंडेंट एक्सपेंसेस में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके ऊपर अगर अपन टाइम वेट लगाते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल टाइम वेट लगाते हैं, तो टाइम वेट क्या आएगा, देखिए अप्रैल का कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका 31 मार्च को कंप्लीट हुआ है, तो अप्रैल से लेके मार्च 12/12 का टाइम वेट लग जाएगा यहाँ पे, राइट। और जुलाई में अगर बात करें तो जुलाई से लेके मार्च कितना महीना हो गया, 3 और 6 9 महीने हो गए, बता दीजिएगा। नवंबर से मार्च हो गया आपका 3 और 2 5 महीना, तो 5/12 और जैन मतलब 2 ही महीने, 2/12 2/12। टाइम वेट होने के बाद में इसका हम लोग वेटेड एवरेज अगर निकालते हैं
तो इसका जो वेटेड एवरेज आता है वो ये आता है, देखिए वेटेड एवरेज आता है मल्टीप्लाई बाय दिस, ये इसका वेटेड एवरेज आ गया, टोटल आ गया इसका 14,75,000। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी तक, उसके हिसाब से अगर अपन काम करते हैं तो ये 14,75,000 का टोटल वेटेड एवरेज आता है। और 14,75,000 का इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा कि 1475 वो एक्सपेंसेस है, 1475 वो एक्सपेंसेस है जो आपके डे 1 को ही हो गए हैं, है ना, ये इसका इंटरप्रिटेशन निकलता है। अब देखिए दोस्तों यहां पे क्या है कि अगर हम इसके कैपिटलाइजेशन की बात करें, इसके कैपिटलाइजेशन की बात करें तो देखिएगा क्या होगा, ये जो टोटल एक्सपेंसेस आया ना मेरा, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल वेटेड एवरेज accumulated expenses जो कि है 1475, इसमें से मैं सबसे पहले स्पेसिफिक बोरोविंग को यूज लूंगा, टुवर्ड्स स्पेसिफिक बोरोविंग। देखिए वैसे देखा जाए तो हमारी स्पेसिफिक बोरोविंग जो है ना, जो भी हमारी स्पेसिफिक बोरोविंग है वो हमने स्टार्टिंग में लोन तो लिया था 10 लाख रुपए का, है ना, स्टार्टिंग में हमने लोन कितने का लिया था, 10 लाख रुपए का लिया था, लेकिन हम उसके अमाउंट को स्टार्टिंग में पूरा यूज नहीं कर पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एवरेज देखिए आप, एवरेज कितना है 14,75,000, इसका मतलब एवरेज एक्सपेंसेस के बेसिस पे यदि आप जाएंगे तो सीधी बात है आपका 10 लाख पूरा का पूरा यूज आ गया, बोलो हाँ कि ना, 10 1 2 3 4 5, इसका मतलब जनरल बोरोविंग से आपके फंड्स कितने यूज हुए हैं ऑन एन एवरेज की बात हो रही है ना, अमाउंट यूटिलाइज्ड फ्रॉम जनरल बोरोविंग्स। बताइए क्या आपको ये समझ में आया, ये जो आपका अमाउंट आया है 475, ये आपका जनरल बोरोविंग से यूटिलाइज हुआ है एवरेज बेसिस पे, राइट, है ना। तो अगर कैपिटलाइजेशन की बात करें अपन, बोरोविंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन की बात करें, बोरोविंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन, तो यहां पे देखिए आपको एक बात समझनी ये पड़ेगी कि स्पेसिफिक बोरोविंग पे कितना कैपिटलाइजेशन होगा, तो आप कहेंगे सर स्पेसिफिक बोरोविंग आपका टोटल 10 लाख रुपए का था, इसका 10% ये लीजिए 1 लाख रुपए पूरा कैपिटलाइज हो जाएगा। और जनरल बोरोविंग की अगर अपन बात करें तो जनरल बोरोविंग में अपने को कैसे करना है कि आप 475 पे क्या करेंगे, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो लगा देंगे। तो अभी मुझे पता नहीं है कि वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो क्या है, तो एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, तो अपना ये आगे का काम भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट तो कोई बड़ी बात नहीं है, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना। देखिए हमारे पास में जनरल बोरोविंग जो है वो 30 लाख और 20 लाख है, ठीक है, और इनकी जो रेट्स है वो है 12% और 15%, 12% है 15% है, ठीक है। और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इनका आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल प्रिंसिपल, तो हमारी वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन जो रेट है वो होगी दिस डिवाइडेड बाय दिस, राइट। परसेंटेज टर्म्स में अगर अपन इसको समझें तो ये होगी आपकी 13%, 13.20% एग्जैक्टली टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। तो ये लीजिए स्पेसिफिक बोरोविंग तो हो गया अपना 1 लाख का कैपिटलाइज, और जनरल बोरोविंग जो होगी वो होगी कितनी, 13.20, और टोटल बोरोविंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन होगा मेरा 162,700। बताइए क्या आपको ये प्राइमरी समझ में आया कि नहीं आया, प्राइमरीली समझ में आया कि नहीं आया। टोटल बोरोविंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन, ये नॉर्मल टेक्निक जो मैंने आपको बताई, जैसे कि इसी टेक्निक पे हमने जो सवाल किया, इंटर के मॉड्यूल का क्वेश्चन किया हमने, और उसी टेक्निक पे हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया था।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अब आपको समझ में आ गया होगा। हम्म। हाँ जी। तो देखिए अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने स्टार्टिंग में इसका आंसर कैसे दिया। ठीक है, अब जैसे ये जो आप एक्सपेंसेस देख रहे हो, अब ये 5 लाख रुपीज है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने ये मान लिया कि ये 5 लाख रुपए स्पेसिफिक बोरोविंग से इन्होंने सबसे पहले यूज लिए होंगे। ठीक है, तो यूटिलाइज्ड थ्रू स्पेस यूटिलाइज्ड आउट ऑफ, ऐसे लिख देता हूं, यूटिलाइज्ड आउट ऑफ स्पेसिफिक बोरोविंग। कितना? पूरा का पूरा 5 लाख रुपए। ठीक है, तो जनरल बोरोविंग से इसमें यूटिलाइजेशन जो है वो आ गया 0। ठीक है, फिर बाद में ये 8 लाख है, तो 8 लाख में से 5 लाख हमने स्पेसिफिक बोरोविंग से यूटिलाइज किए होंगे, तो फिर बाद में 5 लाख 3 लाख रुपए हमने जनरल बोरोविंग से यूटिलाइज किए होंगे। ठीक है, और ये हमने पूरे के पूरे 7 लाख जनरल से यूटिलाइज किए होंगे, ये 5 लाख जनरल से यूटिलाइज किए होंगे। मतलब ऐसे उन्होंने स्टार्टिंग में इसका ब्रेकअप दिया। स्टार्टिंग के 5 लाख पूरे के पूरे स्पेसिफिक बोरोविंग से, फिर बाद में जो 8 लाख रुपए आ रहा है, ये 8 लाख में से आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा 5 लाख स्पेसिफिक बोरोविंग से और 3 लाख जनरल बोरोविंग से। ऐसे ऐसे फंड्स का अलोकेशन उन्होंने सबसे पहले किया। तो चलिए, फंड्स का अलोकेशन सबसे पहले किया, तो इन्होंने फिर बाद में देखिए वेटेड एवरेज कैसे निकाला। 5 लाख के ऊपर 12/12 का वेट लगा दिया। ठीक है, तो ये वेटेड एवरेज आता है। देखिए ये वेटेड एवरेज कैसे आ रहा है, समझिएगा जरा। 5 लाख पे ऊपर 12/12 का वेट लगा दिया, फिर ये वाले 5 लाख के ऊपर 9/12 का वेट लगाया इन्होंने। ठीक है, जो कि सही भी है भाई, क्योंकि अगर वेटेड एवरेज की अगर अपन बात करें तो 5 लाख के ऊपर 9/12 का वेट लगेगा, और ये जो 3 लाख है इसके ऊपर भी आपका 9/12 का ही वेट लगेगा। ठीक है, और उसके बाद में अपन नवंबर और जनवरी के वेट्स की बात करें, तो नवंबर के ऊपर जो वेट लगेगा वो कितना, नवंबर पे जो खर्चा होगा उसका कितना वेट हो जाएगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने का वेट, और इसके ऊपर 2 महीने का वेट। तो इन्होंने ना वेटेड एवरेज सबके अलग अलग निकाल लिए। इसका 6 लाख अलग से निकाल लिया, और इसका 875 अलग से निकाला। ऐसे इन्होंने पहले स्टार्टिंग में वेटेड एवरेज करके दिया था। अरे भाई, ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लेना एक बार, बट अभी तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। इन्होंने इस प्रकार से इसका वेटेज एवरेज किया। तो ये जो 875 और 6 लैक्स आ रहा है ना, और वैसे देखा जाए तो टोटल वेटेड एवरेज आपका आता है कितना, हमारा टोटल 14,75,000 एक साथ आया था। इन लोगों का जो वेटेड एवरेज आ रहा है वो कैसे आ रहा है, अलग अलग में भी 1475 बराबर ही आता है। ठीक है, तो अब देखिए ये लोग कैपिटलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। ये जो 875 आया है ना 875, ये हमको स्पेसिफिकली लग रहा है, अंदर से ही पता लग रहा है कि फर्स्ट 8,75,000 जो है वो आपका स्पेसिफिक बोरोविंग से यूज हुआ है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ये जो 875 है ये स्पेसिफिक बोरोविंग से यूज हुआ है, यूज्ड आउट ऑफ स्पेसिफिक बोरोविंग। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने कहा कि ये जो है बाकी के 6 लाख ये जनरल बोरोविंग से यूज हुआ है, ऐसा इनका मानना था स्टार्टिंग में जब इन्होंने आंसर बनाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। और इन्होंने क्या किया, 875 पे स्पेसिफिक बोरोविंग की रेट लगा दी, तो 87,500 का कैपिटलाइजेशन हो गया, और 6 लैक्स के ऊपर अपना वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट लगा दिया विच इज 13.20, तो ये कैपिटलाइजेशन हो गया 79,200। तो टोटल अगर आप इसका देखेंगे तो कितना कैपिटलाइजेशन हुआ, 166,700। ऐसे करके उन्होंने कैपिटलाइजेशन का आंसर दिया। देखिए मैं इसको पहले आपको इसका सजेस्टेड आंसर जो है वो दिखाता हूं। देखिए ये
आपके पास में यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सजेस्टेड आंसर्स जो इनिशियली इंस्टीट्यूट ने बनाए थे वो इस प्रकार से बनाए थे, और उनकी क्या इसके ऊपर ओपिनियन रही वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो इन्होंने स्पेसिफिक बोरोविंग को 87,500 ही कैपिटलाइज किया। बेसिकली क्या इसका लॉजिक क्या हो गया कि इन्होंने स्पेसिफिक बोरोविंग के फुल इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया। अब इनके बैक ऑफ द माइंड में क्या बातें चल रही होंगी, वही चल रही होगी कि भाई पूरा का पूरा लोन आपने 1 तारीख को यूज नहीं लिया, इसलिए पूरी बोरोविंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज करने को नहीं मिलेगी। जबकि दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर एक बहुत ही इंटरप्रिटेशन वाले इश्यूज आ गए। और ये जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की अगर अपन जो बात करते हैं ना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो है वो क्या होता है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब ये है कि यदि मैं कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, कोई खर्चा कर रहा हूं, उसके लिए यदि मैंने कोई लोन लिया है, तो उस लोन पर लगने वाला मेरा सारा का सारा इंटरेस्ट क्या है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। तो वो लोन के ऊपर लगने वाला मेरा ब्याज जो है वो फुल कैपिटलाइज होना चाहिए ना, राइट? अब चाहे मैं उसे 1 तारीख को यूज करूं, 2 तारीख को यूज करूं, या उसको 31 मार्च को यूज करूं, अपने आप ही वेटेड एवरेज करूंगा मैं, तो वेटेड एवरेज उसके ऊपर टाइम प्रोपोर्शन करने ही वाला है ना। अरे भाई जब मैं इसके ऊपर वेटेड एवरेज लगाऊंगा, तो जो जो देखिए अपना जो एक्सेल वाला शीट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये देखिए एक्सेल वाले शीट में मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज तो कर ही रहा हूं ना, टाइम वेट तो मैं इसके ऊपर लगा ही रहा हूं। 5 लाख रुपए के ऊपर मैंने कितने का टाइम वेट लगाया? 12/12 का लगाया। फिर 8 लाख पे कितने का लगाया? 9/12 का लगाया। तो मैं इसको वेटेड एवरेज कर रहा हूं, और वेटेड एवरेज जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 14,75,000। ठीक है, तो अब आप यहां पर ऐसे 1-to-1 फंड्स की मैचिंग नहीं करेंगे कि भाई अप्रैल में मैंने कितना खर्चा किया, मई में मैंने कितना खर्चा किया। जब आप हमको ये बता रहे हो कि आपको एवरेज कैपेक्स निकालना चाहिए, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन योर CWIP, तो फिर एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ही आपको बोरोविंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देना चाहिए। मतलब आपको 1475 पे कैपिटलाइजेशन करना है। तो कहने का मतलब इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि 1475 इज अज्यूम टू बी इनकर्ड ऑन द वेरी फर्स्ट डे। इसका यही इंटरप्रिटेशन निकलता है कि इवन दो आपने पहले दिन 5 लाख रुपए का खर्चा किया है, बट जब अपन इसका एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज निकालने के ऊपर जो हमारा 14,75,000 ये जो अमाउंट आ रहा है ना, ये वो अमाउंट है जो मान लिया जाएगा कि 1 तारीख को ही खर्चा हो गया है। इसका इंटरप्रिटेशन यही तो है। और इसीलिए तो हमने अभी जो IPCC वाले स्टडी मटेरियल का जो क्वेश्चन किया था, उसमें भी तो ये बिल्कुल सही ठहर रहा था। बट उस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या है दोस्तों, उसमें आपने 1 लाख का लोन लिया था और 2 लाख का खर्चा कर दिया। बट इसमें लड़ाई वाली बात ये हो गई कि इसमें आपने 10 लाख का लोन लिया और 5 लाख का ही खर्चा कर दिया। तो बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा आने लगता है कि प्रोपोर्शनेट चीज ही कैपिटलाइज होगी। और दोस्तों ये व्यूज सिर्फ इंस्टीट्यूट का ही नहीं है, मैं आपको बताता हूं रियलिटी के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पेसिफिक बोरोविंग को भी पार्टली ही कैपिटलाइज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर स्टैंडर्ड ने कुछ भी नहीं बताया आपको। स्टैंडर्ड वही बात है, अब इस चीज के इंटरप्रिटेशंस के ऊपर बस झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, तो अब यही बात मैं आपको बताता हूं कि इस बात को मैंने इंस्टीट्यूट को मेल के थ्रू समझाने की कोशिश करी थी, और इस समय जो भी मैं आपको ये स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, ये मेरा मेल ड्राफ्ट ही है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये जो भी आप देख रहे हो, ये मेरा ही मेल ड्राफ्ट है जो मैंने इंस्टीट्यूट को लिखा था, राइट। अब इसके कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ में यहाँ पे नहीं शेयर कर सकता, तो सिर्फ आप फैक्ट्स के ऊपर फोकस करें। ठीक है, तो ये वाला जो सजेस्टेड आंसर था, इसके बाद में मैंने बहुत बड़ा और बहुत ही एनालिटिकल वे के अंदर इनको मेल लिखा। उसके ऊपर मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस दिए, रेलेवेंट पैराग्राफ के रेफरेंस दिए, स्पेसिफिक बोरोविंग कॉस्ट क्या होता है उसके बारे में समझाने की कोशिश करी, ये जो वेटेड एवरेज होता है उसके बारे में मैंने समझाने की कोशिश करी। तो देखिए मैंने आपको लिखा भी है कि ओरिजिनल सजेस्टेड आंसर्स विच लेटर ऑन रिवाइज, ये आपके पहले सजेस्टेड आंसर्स आए थे, बाद में ये सजेस्टेड आंसर्स आने के बाद में रिवाइज हो गए थे। तो देखिएगा, जब मैंने इनको जो भी आंसर होना चाहिए वो सारा का सारा आंसर मैंने इनको एक्सेल फाइल के रूप में भेजा था, और उन्होंने फिर एज इट इज उसको एक्सेप्ट किया। और देखिए दोस्तों, बाद में इन्होंने वैसे ही आंसर किया जैसे मैंने अभी आपको इनिशियल बताया। 5 लाख रुपीज पे वेट लगाया 12/12 का, फिर उसके बाद में 9/12 का वेट लगाया, 5/12 का वेट लगाया, 2/12 का वेट लगा दिया, और इनका देखिए एवरेज खर्चा आया 1475। 1475 में से इन्होंने 10 लाख पूरे के पूरे स्पेसिफिक बोरोविंग के यूज लिए, 475 नॉर्मल बोरोविंग से आपका यूज हो रहा है। तो कैपिटलाइजेशन कैसे किया देखिए,
कैपिटलाइजेशन 10 लाख का पूरा 10% इन्होंने यहाँ पे कैपिटलाइज किया। 10 लाख का पूरा 10% इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। और नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग पे 13.2% लगाया। मतलब अभी मैंने आपको जो स्टार्टिंग के अंदर जो क्वेश्चन कराया उसका जो फाइनल आंसर जो अपना आया था वो बाद में आंसर इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, और ये काम अपना हो गया। तो यहां पर इंस्टीट्यूट समझ गया भाई इस चीज को, और फिर बाद में इंस्टीट्यूट ने ये माना कि भाई देखिए स्पेसिफिक बोरोइंग एक ऐसी चीज होती है जिसके इंटरेस्ट का बर्डन एंटिटी पे पड़ रहा है तो वो पढ़ना ही नहीं चाहिए, वो इंटरेस्ट का बर्डन एंटिटी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, वो कैपिटलाइज होना चाहिए अगर उसके अंदर टाइम प्रोपोर्शन का वेट जो है वो आ रहा है। मतलब आप उसके ऊपर जो टाइम प्रोपोर्शनेट वेट लगा रहे हैं तो वो टाइम प्रोपोर्शनेट वेट अगर 10 लाख से ज्यादा का आएगा, अगर उसका वेटेड एवरेज साल भर का 10 लाख से ज्यादा का आएगा तो डेफिनेटली फुल अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्याज। अगर वही 10 लाख से कम आ रहा है तो अंडर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो आपको तो एवरेज नंबर पे काम करना है, ठीक है ना, आपको एवरेज नंबर पे काम करना है, फोकस ऑन दी एवरेज नंबर। अगर वो एवरेज नंबर आपके 10 लाख से ज्यादा का है तो फुल इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। वही एवरेज नंबर, मान लीजिए दोस्तों यदि मैं आपको ऐसा कहता इस क्वेश्चन के अंदर कि आपने 10 लाख का लोन लिया और आपने पूरा का पूरा खर्चा 31 जनवरी को ही किया है ना, पूरा का पूरा खर्चा 31 जनवरी को किया है, तो अगर आप 31 जनवरी का वेटेड एवरेज करते ना तो हो सकता है वो 10 लाख से कम आता, और जब वो 10 लाख से कम आता तो अपने आप ही स्पेसिफिक बोरोइंग फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुए, तो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुए तो उनका कैपिटलाइजेशन भी उससे हद तक कम होता। ये मैं आपके साथ में विचार शेयर करना चाहता हूं, और इसके रिगार्डिंग यदि आपको भी कोई आपत्ति है तो आप मेरे से बिल्कुल संपर्क करें, है ना, ठीक है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। समझ में आई ये वाली बात। अब मेरी बात को देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो नवंबर 17 के बाद में इमीडिएटली सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है वो सीए फाइनल में पूछा जाता है। सीए फाइनल में सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है मई 2018 में, क्योंकि इसके ऊपर डिस्प्यूट होने के बाद में जैसे ही ये जो स्पेसिफिक बोरोइंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ, तो ये स्पेसिफिक बोरोइंग वाली बात जो है इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्ट करी और सेम क्वेश्चन सीए फाइनल के अंदर दिया। और यही सेम क्वेश्चन देखिए आपको दोस्तों एजुकेशनल मटेरियल में भी मिलेगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया है एजुकेशनल मटेरियल के अंदर। यहाँ पे भी देखिए कुछ ऐसे ही फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे एजुकेशनल मटेरियल में कि 35 लाख रुपए का आपने लोन लिया है, जबकि देखिए आपने खर्चा कितने का किया है, स्टार्टिंग में 5 लाख का ही खर्चा किया, फिर आपने 10 लाख का खर्चा किया, फिर आपने 15 लाख का खर्चा किया, फिर आपने 5 लाख का खर्चा किया, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपने टोटल जो खर्चा किया है ये आपका टोटल 35 लाख रुपीस का खर्चा है। तो अब ये खर्चा आपने कैसे किया है, आपके पास में कौन सा लोन है, स्पेसिफिक लोन है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ए लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फॉर रुपीज 35 लाख सॉरी and the building was completed at the end of March 2020. During the period the following payments were made to the contractor. नहीं इसमें लोन कितने का लिया है पता या नहीं, सॉरी अच्छा लोन नीचे है, सॉरी यहाँ पे स्टार्टिंग में लोन नहीं है, इसमें नीचे दिया गया है। देखिए लोन फ्रॉम बैंक डी स्पेसिफिकली फॉर द प्रोजेक्ट ऑन अप्रैल 1 2019। कितने का लोन लिया मैंने, 7 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, 7 लाख रुपए का लोन लिया है, स्पेसिफिक लोन हो गया ये। सिंपल इंटरेस्ट इसका जो है एनुअली पे होता है 10% और साल भर का इसका ब्याज कितना बनता है 70,000। अब देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन एजुकेशनल मटेरियल में भी अब आपको मिल गया जो आपके आईपीसीसी के ओल्ड एडवांस अकाउंट्स के पेपर में पूछा गया था। फिर देखिए सेम वही फैक्ट्स आते हैं कि लोन आपका हायर है जबकि खर्चा आपका लोअर है। 7 लाख का लोन लेकर आपने 5 लाख ही यूज लिया, तो इसका मतलब अगर स्पेसिफिक बोरोइंग में मैं प्रोपोर्शनेट अमाउंट कर देता हूं तो वो गलत हो जाता है। मतलब गलत देखिए ऐसा है, ये सब चीजें इंटरप्रिटेशन बेस्ड चीजें होती है। कहने का मतलब ये कि ऑन एन एवरेज बेसिस पे यदि मैं खर्चा कंज्यूम कर रहा हूं, प्रोजेक्ट के अंदर एक्सपेंडिचर मेरा हो रहा है और वो ज्यादा है 7 लाख रुपए से, उसका एवरेज जो है वो ज्यादा आ रहा है 7 लाख रुपए से, तो डेफिनेटली 7 लाख का पूरा पूरा 10% 70,000 रुपए मुझे कैपिटलाइज करना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम interpreting in this particular issue,
राइट। तो अब देखिए 70,000 रुपीज कैपिटलाइज हो जाना चाहिए, प्रोवाइडेड कि हमारे एवरेज एक्सपेंसेस जो है वो सही तरीके से निकाले जाए। तो अब यहां पे इंस्टीट्यूट क्या करता है, इंस्टीट्यूट ने ये वाला व्यू तो एज इट इज रख लिया, बट जब फाइनल में जब इनके आंसर्स बनाने स्टार्ट किए, तो फाइनल में इसके आंसर्स कैसे बनाए इंस्टीट्यूट ने, जो मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, 7 लाख का तो ये हो गया स्पेसिफिक बोरोविंग। अच्छा, इनकम हमारी अर्न हुई है व्हाइल लोन्स वर हेल्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ पेमेंट्स, तो आपकी कुछ 20,000 की इनकम भी हो गई। तो फिर बाद में आप नेट कैपिटलाइजेशन तो फिर कितने का कर पाओगे, 50,000 का, बराबर। नेट कैपिटलाइजेशन तो 50,000 का ही हो पाएगा ना, है ना। फिर देखिए हमारे पास में दूसरा लोन क्या है, 12% डिबेंचर्स है जो 20 लाख रुपए के हैं। इसके ऊपर आपका टोटल जो कहता है, क्या कहता है, अमाउंट डिड नॉट चेंज ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो इसके ऊपर आपका कोई अमाउंट जो है वो चेंज हुआ नहीं है, तो 20 लाख का 12%, इसके ऊपर आपका 2,40,000 का ब्याज लगेगा सालाना। इसके ऊपर आपका ब्याज कितना लगेगा, 2,40,000 का लगेगा। फिर कहता है 10% बॉन्ड भी है हमारे पास में, जिसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो लगता है, और इसका कोई अमाउंट चेंज नहीं हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। ये कितने रुपए के हैं, 20 लाख रुपए के। तो 20 लाख पे 10% ब्याज कितना हो जाएगा आपका, टोटल 2 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में बोरोविंग कॉस्ट तो बहुत सारी है। बोरोविंग कॉस्ट अपनी टोटल कितनी हो गई, अब देखिए, 2 2 4 4 40 और 50, तो 4 40 और 50 आपकी 4,90,000 की बोरोविंग कॉस्ट हो गई। तो 490 में से हम कैपिटलाइजेशन कितने का कर पाएंगे, कैपिटलाइजेशन हम उतने का ही कर पाएंगे जितना हमने खर्चा वेटेड एवरेज बेसिस पे किया है। अब देखिए दोस्तों, इनके खर्चे का वेटेड एवरेज करने का अब यहाँ पे तरीका जो है थोड़ा सा बदल जाता है। खर्चे का वेटेड एवरेज करने का तरीका जो है थोड़ा सा यहाँ पे बदल जाता है। देखिए कैसे बदल जाता है। जो बात मैंने इनको स्टार्टिंग में कही थी, उन्होंने इन्हें एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, बट वेटेड एवरेज करने का तरीका ये लोग कैसे बदल के लोग यूज ले रहे हैं, देखिएगा। 1 अप्रैल को देखिए आपने टोटल खर्चा देखा, आपको खर्चा कॉपी कर लेना है अपने क्वेश्चन से। देखिए खर्चा कितना हो रहा है आपका, 5 लाख हो रहा है, 10 लाख हो रहा है, 15 लाख हो रहा है और 5 लाख हो रहा है, ये आपका खर्चा हो रहा है, राइट। तो हमारा क्या सीधा मेथड था, एकदम प्लेन मेथड, हम लगाते हैं वेटेड एवरेज। चलिए धड़ाधड़ हम इसके ऊपर वेटेड एवरेज लगा देते थे, जो भी मंथ होता था उसके ऊपर हम काम कर लेते थे। बट अब स्टार्टिंग में ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, ये लोग स्टार्टिंग में इसका वेटेड एवरेज करने का तरीका बदल देते हैं। और कैसे बदलते हैं, देखिए 5 लाख रुपए है आपके स्टार्टिंग में खर्चे होते हैं, तो ये कहते हैं कि 5 लाख रुपए तो स्पेसिफिक बोरोविंग से ही खर्चे माने जाएंगे। अग्रीड, है ना, सेंस भी बनता है कि फर्स्ट 5 लाख रुपीज आपने जो स्पेसिफिक बोरोविंग लिया था उसी में से आपने यूज किए होंगे, हाँ मान लेते हैं। पर स्प्लिट करने की क्या दरकार है, टोटल एवरेज में से ही सारा काम हो सकता है, बट ये लोग स्प्लिट करते हैं। तो ये देखिए 5 लाख रुपए इन्होंने स्पेसिफिक बोरोविंग को एट्रीब्यूट कर दिए साहब, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कहता है 30 जून को 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ, राइट। जबकि हमारा स्पेसिफिक लोन कितने का था, स्पेसिफिक लोन था 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपीस का हमारा स्पेसिफिक लोन था, राइट। तो जब हमारा 7 लाख रुपीस का स्पेसिफिक लोन था, तो आउट ऑफ 10 लाख ये कहते हैं 2 लाख स्पेसिफिक बोरोविंग से यूज आए। चलो मान लिया, ये लीजिए 7 लाख रुपए स्पेसिफिक बोरोविंग आपकी पूरी यूज आ गई। बाद में क्या कहता है, देखिए 10 में से 2 स्पेसिफिक से यूज हो गए, तो 8 कहां से हुए, जनरल बोरोविंग से यूज हुए। अब देखिए पता है दोस्तों, 8 लाख रुपए के ऊपर ये लोग वेट कौन सा लगाते हैं और कहां से लगाते हैं पता है। देखिए 8 लाख रुपए के ऊपर ये वेट लगाते हैं 30 जून से, है ना। कहां से वेट लगा रहे हैं, ये 8 लाख रुपए के ऊपर 30 जून से वेट लगा रहे हैं। और कब तक का वेट लगा रहे हैं, मार्च तक का। तो देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ का वेट लगा रहे हैं, ठीक है। 8 लाख रुपए के ऊपर हमारे भाई साहब ये लगा रहे हैं 9 मंथ का वेट, जो कि आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अगर आप इसके ऊपर 9 मंथ का वेट लगा देते हैं तो ये आपका आंसर आता है 6 लाख। करके देख लीजिए, है ना, ताकि आपको साथ साथ में क्लैरिटी आती रहे। फिर बाद में 31 दिसंबर को जो 15 लाख रुपए का खर्चा हुआ, इसके ऊपर आपको वेट कितना लगाना पड़ रहा है, देखिए इसके ऊपर वेट लगाना पड़ रहा है, इसके ऊपर वेट लगाना पड़ रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का वेट लगाना पड़ रहा है ना। तो इसके ऊपर लगा दीजिए 3 महीने का वेट, और ये आ गया आपका 375। ओके। फिर बाद में लास्ट में 31 मार्च को खर्चा हो रहा है। देखिए जब 31 मार्च को खर्चा हो रहा है तो वेट कितने का लगेगा, एक भी दिन का वेट नहीं लगेगा। नो वेट विल बी असाइन्ड ओवर हियर।
तो 5 लाख रुपए पे कोई भी वेट नहीं लगेगा, इसलिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अब देखिए इनका वेटेड एवरेज खर्चा कैसे आता है। तो इनका वेटेड एवरेज खर्चा आएगा सर जी, स्पेसिफिक बोरोविंग का 7 लाख और नॉन स्पेसिफिक बोरोविंग का 975। 7 लाख रुपए पे इन्होंने वेट्स को कंसिडर नहीं किया इररेस्पेक्टिव। देखिए क्या कहते हैं ये लोग, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस चीज के ऊपर अग्री नहीं हूं, और क्योंकि क्या है ना, देखिए फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस भी कुछ चीजें होती है। कई बार क्या होता है, अभी इन्होंने 5 + 2 7 लाख पे कोई वेट ही नहीं लगाया। अगर ये खर्चा 31 मार्च को होता पूरा का पूरा 7 लाख रुपए का, तो भी क्या ये लोग वेट नहीं लगाते क्या? तो दिक्कत नहीं होती इनको। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझिए। ये जो 7 लाख रुपीज है, इन्होंने इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइमिंग इन्होंने 7 लाख रुपीज को पूरा कंसिडर कर लिया। मतलब ये लोग कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि 7 लाख रुपए पर लगने वाला सारा का सारा स्पेसिफिक बोरोविंग का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, regardless of weights assigned, whether expenses incurred on 1st April, whether expenses incurred on 30th June, है ना। रिगार्डलेस इन्होंने इसको बिल्कुल भी मटीरियलाइज नहीं किया कि समय क्या है, 1 अप्रैल है या 30 जून है, इन्होंने समय को हटा दिया। और यहां पे मैं भी इनके साथ में सहमत हूं, राइट। बट मेरा अप्रोच क्या था, पहले एवरेज निकालो, अपने आप ही एवरेज डिसाइड कर लेगा कि कितना कैपिटलाइजेशन होना है। बट ये तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक बोरोविंग को फुल यूटिलाइज करते हैं। स्पेसिफिक बोरोविंग को हम लोग फुल यूटिलाइज करते हैं, 5 लाख 2 लाख रिगार्डलेस ऑफ टाइम वेट, चाहे खर्चा अप्रैल को किया चाहे जून को किया, कभी भी किया। 7 लाख रुपए तो इन्होंने बिना वेट लगाए हुए ही यूज ले लिए। और बाद में क्या किया इन्होंने, बाकी के एक्सपेंसेस के ऊपर वेट लगा लिया, तो बाकी का वेट आता है 975। तो ये चलो कितना हुआ, 7 लाख + 975, ये होता है 16,75,000। टोटल हो जाता है ये 16,75,000 टोटल वेटेड एवरेज एक्सपेंसेस। जबकि हम इसको अपने वाले तरीके से करते तो बताओ दोस्तों क्या आता। अगर हम इसको अपने वाले तरीके से करते तो हम ऐसे ही करते ना, बताइए। देखिए अप्रैल पे लगा देते 12/12 का वेट, ठीक है। और हम 10 लाख के ऊपर टाइम वेट लगाते, कितना लगाते, 9 महीने का। 15 लाख पे वेट कितने का लगाते, 3 महीने का। और 31 मार्च पे इस पे वेट हम कितना लगाते बताओ, कोई वेट नहीं लगाते, 0/0, है ना। चलो बताओ जरा एक बार इसका कितना अमाउंट आता है ना। रिकनसाइल करते हैं अपन, रिकनसाइल करते हैं। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं अभी, 5 लाख को 12/12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 5 लाख हो गया ये, फिर 10 लाख का 9, कितना बताया, 7.5 लाख, है ना। और 15 लाख का 3/12, ये आता है 375। ओके, इसका आएगा नील, टोटल हो जाता है 875 और 750, ये हो जाएगा 16,25,000, ठीक है। 16,25,000, इसका कितना आ रहा है, 16,75,000। अब इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। हमारा आ रहा है वेटेड एवरेज खर्चा 16,25,000, मेरा जो तरीका था जो मैंने आपको बताया था, राइट, 1625। और इनका जो नया तरीका है ये एवरेज करने का, ये कहता है 1675। चलो ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर इन दोनों को रिकंसाइल करने की कोशिश करी जाए तो किसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे। चलो अब मैं आपको एक्सेल में ले चलता हूं। देखिए यहां पे एक्सेल में आपके साथ में मैं इन दोनों चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। 1 अप्रैल को आपने जो खर्चा किया, अरे भाई अप्रैल का खर्चा हो गया, एक आपका जून का खर्चा हो गया है। एक अप्रैल, 30 जून, 31 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद में 31 मार्च। चलिए ये आपके खर्चे हुए हैं, 5, 10, नहीं 10 लैक्स है, 15 लैक्स एंड 5 लैक्स।
ओके तो हमारा तो वेटेड एवरेज क्या है, देखिए हमारा वेटेड एवरेज है, इसको 12/12 का वेट देते हैं हम, इसको 9/12 का वेट देते हैं, इसको वेट देंगे 3/12 का, और इसको 0/0 का वेट देंगे, है ना। तो ये आपका 0 रह गया। चलिए अब मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो ये आ गया हमारा वेटेड एवरेज जो कि निकलता है 16,25,000, जबकि ये हो गया वेटेड एवरेज स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जिसके अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना कहां से स्पेसिफिक बोरोइंग यूज हो रहा है, कहां से नॉर्मल बोरोइंग यूज हो रहा है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन हो गई है। अब यहां पे जो हमारे आईसीआई की जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन क्या कहती है कि ये पहले जो भी आप लिखते हो ना, इसको पहले बाइफरकेट करो कि कितनी स्पेसिफिक बोरोइंग है और कितनी आपकी जनरल बोरोइंग है। तो बाइफरकेट करते हैं, तो सिंस हमने 7 लाख रुपए का लोन ले रखा है, तो ये स्पेसिफिक बोरोइंग से यूज आया, ये जनरल बोरोइंग से यूज आया। 5 लाख रुपए मैं ये मानूंगा कि स्पेसिफिक बोरोइंग से यूज आया। तो आईसीआई क्या कहता है, जो चीज स्पेसिफिक बोरोइंग से यूज आ रही है ना, उसके टाइम वेट को कंसिडर ही मत करो। जो चीज स्पेसिफिक बोरोइंग से यूज आ रही है उसके टाइम वेट को कंसिडर ही मत करो, क्योंकि एनीवेज हम स्पेसिफिक बोरोइंग पर लगने वाले पूरे ब्याज को कैपिटलाइज कर रहे हैं। अरे भाई ये तो तब सही है आपका जब ये इनिशियल डेट पे खर्चा कर ले रहे हो। यही खर्चा जितना आगे जाके होता ना, उतना ही इसके एरर होने के चांस ज्यादा होते हैं। आई होप मैं जो बताना चाह रहा हूं शायद समझ में आ रहा है आप लोगों की, समझ रहे हो। अगर ये खर्चा 5 लाख रुपए का आप 1 अप्रैल को ना कर 31 मार्च को करते, तो टाइम वेट क्या आता, 0/0, तो कैपिटलाइजेशन होता ही नहीं ना इंड AS 23 के प्रिंसिपल से, समझ रहे हो। बट इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, कहता है 1 अप्रैल को मैंने 5 लाख रुपए का खर्चा किया, तो आई विल नॉट असाइन एनी टाइम वेट टू दिस 5 लाख रुपीज। फिर कहता है 30 जून को जो 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ ना, मैं पहले मानूंगा कि ये 5 लाख रुपए पहले मैंने स्पेसिफिक बोरोइंग से यूज लिए, ठीक है, और बाकी के नहीं सॉरी 2 लाख है ना इसमें, तो उस वो वाले क्वेश्चन का डेटा याद रह गया। तो इसमें 2 लाख रुपए मैंने स्पेसिफिक बोरोइंग से यूज लिए, और बाकी का खर्चा मेरा 8 लाख रुपए जनरल बोरोइंग से आया है। तो 8 लाख रुपए पे तो ये टाइम वेट लगा रहे हैं। क्या, कौन सा टाइम वेट लगा रहे हैं 8 लाख पे, ये देखिए टाइम वेट की अगर अपन बात करें, तो टाइम वेट है, मैं 5 पे नहीं लगा रहा, मैं 2 पे नहीं लगा रहा, इसका तो मैं सम टोटल ले रहा हूं, ये लीजिए, ठीक है। जबकि टाइम वेट मैं किस पे लगा रहा हूं, 8 वाले पे लगा रहा हूं, कितने का, वही कितना कितना है वो, ये जो कि आपका कितना है 9/12, है ना, 9/12, और ये 15 लाख है। इसके ऊपर मैं टाइम वेट कितना लगा रहा हूं, इसके ऊपर मैं आपका टाइम वेट लगा रहा हूं 3/12, और इसके ऊपर एज यूजुअल 0। तो इसके ऊपर जब 0 का टाइम वेट लगेगा तो यहां पे ये 0 ही आने वाला। ओके, तो भैया अरे रे रे, मैंने इसको गुणा भी कर दिया क्या साथ में। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइम वेट, और वेटेड एवरेज आईसीआई के मेथड से आता है हमारा। देखिए वेटेड एवरेज जो आएगा वो हम जो जनरल बोरोइंग का करेंगे मल्टीप्लाई बाय दिस, हाँ जी, तो टोटल वेटेड एवरेज जो है वो कैसे आ रहा है, स्पेसिफिक बोरोइंग का 7 लाख और जनरल बोरोइंग का 975, 16,75,000, ऐसे इनका वेटेड एवरेज आ रहा है। आई होप दोस्तों आपको ये नंबर समझ में आ रहे हैं। एक्सेल की हेल्प इसीलिए ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन बड़ी ज्यादा हो जाएगी, और मैं आपको कैलकुलेशन ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशंस आपके दिमाग में जाए, है ना। बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन इज नॉट अ वेरी बिग डील, एंट्री सबको आती है, नंबर्स ही अगर हम जानेंगे ना अच्छी तरीके से तो ही हमारा कल्याण हो पाएगा। तो देखिए 1675, अब मैंने आपको टास्क क्या दिया है, 1625 और 1675 को रिकनसाइल करिए, ठीक है। तो ये देखिए ICAI मेथड, जैसे बैंक रिकंसिलेशन बनाते हैं ना, कारण ढूंढो क्यों डिफरेंस आ रहा है, तो ICAI मेथड जो है वो 1675, राइट। और इसके अंदर
जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा मेरा मेथड है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, मैंने थोड़ी ना बनाया है कोई मेथड। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड से हमारा जो आ रहा है ये कितना आ रहा है 1625 आ रहा है, राइट। दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या है, दोनों में डिफरेंस है सर 50 लाख। अब मैं आपको कहूं कि इस डिफरेंस को ढूंढो, क्या है ये डिफरेंस, क्यों है ये डिफरेंस, तो सर सीधी सी बात है कि हम जो 10 लाख रुपए के ऊपर जो 0.75 का वेट लगा रहे हैं, जिसका वेटेड एवरेज आ रहा है 750, पता है आईसीआई इसका वेटेड एवरेज कितना काउंट कर रहा है, 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.75, 6 लाख, राइट, 6 लाख, और 2 लाख रुपए को एज इट इज ले रहा है वो। इसका मतलब यहीं पे वो डिफरेंस है, इसी वेटेड एवरेज करने में ही वो डिफरेंस कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है। अब देखिए ये डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है, तो आप समझ लीजिए कि हमने पूरे 10 लाख का 9/12 किया है, जबकि आईसीआई ने क्या किया है 10 लाख में से 2 लाख पे तो टाइम वेट लगाया ही नहीं है, 2 लाख पे तो टाइम वेट लगाया ही नहीं है, सिर्फ कितने के ऊपर टाइम वेट लगाया है 8 लाख रुपीस के ऊपर लगाया है, राइट। तो ये जो 50,000 का जो डिफरेंस का रीज़न है वो हमको अब यहाँ पे समझ में आ गया है, वो इसीलिए है क्योंकि इंस्टीट्यूट 2 लाख रुपए की स्पेसिफिक बोरोविंग, ये जो आप 2 लाख रुपए देख रहे हो, इसको टोटल में ले रहा है, काउंट कर रहा है, मतलब 5 लाख के एट पार इसको मान रहा है, क्योंकि 5 लाख 1 अप्रैल को खर्चा हुआ है, तो इसका वेट तो 12/12 है, तो इसको 5 लाख अज्यूम करना बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ है वो तो 30 जून को हुआ है, तो इसका टाइम वेट होना चाहिए 0.75, है ना। तो अगर अपन नॉर्मल बात करें, नॉर्मली स्पीकिंग, है ना, नॉर्मली अगर इसके ऊपर वेटेड एवरेज अगर अपन लगाते हैं, किसके ऊपर नॉर्मली वेटेड एवरेज लगाते हैं हम हमारे 2 लाख रुपए के ऊपर, तो देखिए प्लस 2 लाख का वेटेड एवरेज 0.75 समझ गए ना कैसे आया, मतलब जून से लेकर मार्च तक, तो ये आपका 0.75 का मतलब है 9/12, है ना। तो ये 9/12 का वेट लगाना चाहिए हमें 2 लाख रुपए पर, तो 150 आ रहा है। जबकि आईसीआई ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने ये कर दिया कि ये 2 लाख रुपए पर कंप्लीट 12/12 का वेट इन्होंने लगा दिया है, राइट। तो इनका जो वेटेड एवरेज आ रहा है वो 2 लाख आ रहा है, तो वेटेड एवरेज के मैनर में यहाँ पे हो गया है डिफरेंस, कितने का डिफरेंस हो गया है 50,000 का डिफरेंस हो गया है। यही डिफरेंस हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तो आई होप अब आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये 50,000 का डिफरेंस हमने ट्रेस बैक कर लिया है, ये बिकॉज ऑफ दिस 2 लाख रुपीज़ है, इस 2 लाख के ऊपर हमने कोई वेट नहीं लगाया, इसकी वजह से ये 50,000 का हमारा दोनों मेथड्स में डिफरेंस आ रहा है, राइट, ओके। जैसा कि आपको पता है कि एलोकेशन बेस्ड तरीके से जो वेटेड एवरेज आ रहा है वो आपका टोटल 1675 आ रहा है। 7 लाख रुपए के आप 7 लाख रुपए पर आपको पूरा का पूरा स्पेसिफिक बोरोविंग वाला बोरोविंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है, और बचे हुए 975 पर वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट लगा के जनरल बोरोविंग कैपिटलाइज करना है। लेकिन अपना रेस्ट्रिक्शन भी लग गया ना इसके अंदर कि पूरा हम कर नहीं पाएंगे, 70,000 लेस 20,000 मतलब 50,000 ही कैपिटलाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक बोरोविंग का कैपिटलाइजेशन जो होगा वो तो होगा आपका 50,000, है ना। स्पेसिफिक बोरोविंग का कैपिटलाइजेशन 50,000 होगा, क्योंकि इनकम आपको यहाँ से लेस करनी पड़ेगी। अब रही बात ये जो 975 आ रहा है, इसका कैसे कैपिटलाइजेशन करेंगे, वही सर कैपिटलाइजेशन वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लेंगे, और वो कैसे आएगी, ये देखिए ये रहा, ये अपना 20 लाख पे आपका 240 का इंटरेस्ट है, और फिर इसके ऊपर 2 लाख का इंटरेस्ट है, तो ये आपका टोटल 4,40,000 का इंटरेस्ट हो गया, और टोटल लोन कितने हैं आपके 20 और 20 40 लाख रुपए के। तो वेटेड एवरेज जनरल बोरोविंग जो रेट आती है वो कितनी हो जाती है हमारी यहाँ पे 11% से बाकी का कैपिटलाइजेशन कर दीजिए, ये लीजिए 975 पे 11% कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। टोटल बोरोविंग कॉस्ट 157,250 कैपिटलाइज हो जाएगी, बची अभी आपकी प्रॉफिट लॉस में चली जाएगी, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, राइट। अब देखिए हम आपको इसके ऊपर पीडब्ल्यूसी का एक मैनुअल जो है वो दिखाता हूँ, उसमें भी उन्होंने ऐसा ही कर रखा है। तो
यहां उन्होंने बस आईसीआई ने उसके तरीके को क्या कर दिया, एकदम एज इट इज कॉपी कर दिया, क्योंकि एवरेज करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, एवरेज करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ऑफ कोर्स वो अलग अलग हो सकते हैं। तो देखिए ये एक एग्जांपल मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, और स्क्रीन शेयर नहीं है, सॉरी। हाँ जी, तो देखिए ये एग्जांपल है, अगेन इसी कॉन्सेप्ट पे ये एग्जांपल है, अगर आप देख पा रहे हैं इसमें। देखिए जुलाई को एक एंटिटी ने 2.2 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है कंस्ट्रक्शन का। बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ जून 2007। तो अगले जून 2007 को पूरा पूरा एक साल का ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एक साल के अंदर अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो जाएगा। वही देखिए हमारे पास में अलग अलग दिन को ये हमारे खर्चे हुए, है ना, ये अलग अलग दिन को हमारे खर्चे हुए। अब कहता है एंटिटी ए का जो बोरोविंग है 30 जून को कुछ इस प्रकार से है, वही 10% 4 ईयर नोट विद सिंपल इंटरेस्ट पेबल एनुअली। अभी आईएफआरएस का क्वेश्चन है, वहां पे क्या होता है ना कि कुछ नोट्स होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना बिल्स पेबल, वैसे वो लोग बोलते हैं नोट्स पेबल। तो नोट्स पेबल एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है उन लोगों के लिए। तो ये नोट हो गया, 10% इसका ब्याज है। कहता है कि डेट आउटस्टैंडिंग 30 जून 2007 को अमाउंटिंग रुपीज है 7 लाख रुपए। इंटरेस्ट इसका 65,000 वाज इनकर्ड ऑन दीज बोरोविंग्स ड्यूरिंग द ईयर, एंड इंटरेस्ट इनकम जो है वो 20,000 है। देखिए दोस्तों एजुकेशनल मटेरियल में जो सवाल है, मुझे लगता है ये एज इट इज यही वाला कॉपी किया गया है, बस इसके फैक्ट्स को थोड़ा सा नंबर्स को चेंज कर दिया गया, बाकी एकदम सेम टू सेम यही लग रहा है। देखिए फिर कहता है 12.5% हमारे पास में नॉर्मल बोरोविंग है और 10% हमारे नॉर्मल ये बोरोविंग। तो ये आपकी जनरल बोरोविंग हो गई, ठीक है। हमारी लड़ाई जनरल बोरोविंग में है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो सिर्फ स्पेसिफिक बोरोविंग में। आइए देखते हैं इसका भी जो कैलकुलेशन है वो अपन देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे भी इन्होंने वैसे ही किया है। जुलाई में जो इन्होंने खर्चा किया 200 रुपए का, हम क्या मान लेंगे, ये खर्चा आपका जनरल बोरोविंग से बिल्कुल भी एट्रीब्यूट नहीं करता, इसलिए क्या कह रहे हैं, अमाउंट अलोकेटेड टू जनरल बोरोविंग बोलते हैं निल। तो निल के ऊपर वेटेड एवरेज भी आपको लगाना ही नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक बोरोविंग के ऊपर आपको वेट क्या करना है, पूरे साल भर का कंसिडर करना। मतलब स्पेसिफिक बोरोविंग यदि आपके इनिशियल स्टेज पर जितनी ज्यादा यूटिलाइज होगी, उतना ही हायर चांसेस रहेगा कि उसका पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाए। तो ये देखिए 200 रुपए का आपका ये खर्चा यहाँ पे हो गया। फिर कहता है आपका खर्चा हुआ 600 रुपए का, ठीक है, जबकि आपको पता है कि आपका जो लोन है वो स्पेसिफिक वाला वो कितना है, 700 है ना, 700 है, सॉरी 700 ही है ना भाई, हाँ 700 है, राइट। हाँ देखिए तो 700 में से 200 तो पहले दिन ही यूज हो गया, तो इसका मतलब स्पेसिफिक बोरोविंग में अभी बैलेंस कितना बचा है, 500 रुपए का बचा है। तो 600 में से 500 अगर अपना स्पेसिफिक बोरोविंग यूज होता है तो बचा हुआ अमाउंट कितना आया, 100 आया ना, 100 आया ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब 100 को अपन जनरल बोरोविंग में लेकर जाएंगे। तो ये जो 100 है, हम 100 पे ही क्या लगाते हैं, टाइम वेट लगाएंगे। तो सितंबर से लेकर जून तक का वेट कितना हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 9 मंथ का वेट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 100 रुपए पर इन्होंने क्या कर दिया, 9 मंथ का वेट लगा दिया। फिर अगले तो नॉर्मल है, 31 मार्च को आपका कंस्ट्रक्शन है, इस पे 1200 रुपए का खर्चा हुआ है, तो इस पे इन्होंने 3 महीने का वेट लगा दिया। और 30 जून को जो खर्चा हुआ है उसके ऊपर 000 वेट है ना। तो सेम वो का वही क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दोस्तों इनका जो वेटेड एवरेज करने का तरीका है ना वो ऐसा हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका अब ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो एवरेज करने के तरीके हैं, ये एवरेज करने के तरीके अलग अलग आंसर लेकर आते हैं। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है उन्होंने उसको सिर्फ आईपीसीसी में यूज किया, और देखिए उन्होंने कर भी रखा है, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपने सजेस्टेड आंसर्स में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका जो मैंने आपको दिखाया था वो बिल्कुल यूज कर रखा है, राइट। दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन में उन्होंने यूज लिया है। बट यहाँ पर सीए फाइनल में ये जो इंटरनेशनल क्वेश्चन है, यहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं, इनका कहना ये है कि वेटेड एवरेज होता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ही है, बट हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक बोरोविंग जो है ना, ये 700 रुपए का जो स्पेसिफिक बोरोविंग है, ये आपने कभी भी खर्चा किया हो, हम ये मान लेंगे कि भाई इस खर्चे के ऊपर तो जितना भी इंटरेस्ट होता है सारा का सारा इंटरेस्ट आपको कैपिटलाइज कर देना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ये 1 जुलाई को हो 30 सितंबर को हो। हायर चांसेस है एरर यहां नहीं होंगे, हायर चांसेस आपके एरर कब होंगे, जब ये खर्चा आपका लेट होगा, समझ रहे हो। अगर मैं आपको यही कह दूं कि आपने 700 रुपए का लोन लिया है ना, 700 रुपए का लोन लिया है और आपने पूरे साल भर कोई खर्चा नहीं किया, और खर्चा कब किया आपने,
1 जून को खर्चा किया, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, 1 जून को खर्चा किया, 30 जून को आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाला है। तो अब 1 जून को भी मान लो आपने 100 रुपए यूज लिए। अब बताइए कि 700 रुपए के ऊपर जो पूरा इंटरेस्ट होता है, क्या आप इसको कैपिटलाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। समझ रहे हो मेरी बात? है ना? तो जितना खर्चा ये लेट होगा ना, उतना ही ये मेथड इन अप्रोप्रिएट होता चला जाएगा। और वही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड जो है, उसको कोई बात सोचने की दरकार ही नहीं है, वो तो अपने आप ही उसके अंदर जो टोटल एवरेज आएगा उसके बेसिस पे डिसीजन ले लीजिए। बट इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि जितना लेट स्पेसिफिक, मतलब जितना लेट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा ना, उतना ही ये मेथड जो है इनअक्यूरेट होता चला जाएगा। बट राइट नाउ इंस्टीट्यूट इज फॉलोइंग दिस मेथड, you have to follow this method and I have to follow this method in order to take numbers in examination। अदरवाइज वो बोलेंगे भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड के नंबर नहीं मिलेंगे। इवन दो उन्होंने ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड हमें प्रदान किया है, राइट, उन्होंने ही हमें सिखाया था, बट राइट नाउ दीज डेज दे आर नॉट फॉलोइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। ये अलोकेशन बेस्ड मेथड फॉलो करते हैं, जिसमें स्पेसिफिक बोरोइंग को वो हटा ही देते हैं क्वेश्चन से और बाद में उसके ऊपर वो काम करते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर बात समझ में आई तो हमारा ये जो पुराना वाला जो ये क्वेश्चन है ना, ये जो हमने किया था आईपीसीसी वाला, अब इस क्वेश्चन को हम हमारे इंस्टीट्यूट के इस करंट मेथड से करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन का नंबर तो बदल जाएगा। तो कैसे होगा देखिए, ये हमारे खर्चे हैं, ये एक्सपेंसेस है हमारे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, इसके अंदर हमारा जो स्पेसिफिक बोरोइंग था वो था 10 लाख रुपए का। तो स्पेसिफिक बोरोइंग में अलोकेशन और जनरल बोरोइंग में अलोकेशन, पहले तो अलोकेशन कर लेते हैं। 10 लाख का लोन था ना, तो ये लीजिए 5 लाख रुपए स्पेसिफिक बोरोइंग को अलोकेट हो गए। जनरल बोरोइंग को भी कितने अलोकेट हुए? 0। अगली बार जो खर्चा हुआ 8 लाख, उसमें से स्पेसिफिक बोरोइंग को कितने अलोकेट हुए? 5 लाख। 5 लाख हुए। जनरल बोरोइंग को कितने अलोकेट हुए? 3 लाख, राइट। और फिर बाद में 7 लाख पूरा जनरल बोरोइंग, 5 लाख पूरा जनरल बोरोइंग। तो स्पेसिफिक बोरोइंग आपकी 10 लाख यूज आ गई और जनरल बोरोइंग हमारी 15 लाख यूज आ गई है। टोटल हमारा 25 लाख रुपए का खर्चा। तो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रोसीड, है ना। क्यों प्रोसीड कर रहे हैं मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैंने काफी सारा कोशिश तो किया है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये, बट ये सारी चीजें जब मैंने आपके सामने रखी है तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें दिमाग में जा रही। तो पहला काम हमें अलोकेशन वाला करना है, फंड यूटिलाइज कहां कहां से हुआ। अब इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है, ये देखिए, ये जो 10 लाख रुपए हमारे स्पेसिफिक बोरोइंग के यूज हुए हैं, ये आपको ये मान लेना है कि भैया ये पूरे के पूरे 10 लाख रुपए पर जो भी खर्चा होता है ये कैपिटलाइज किया जाएगा। इस पे वो लोग अभी कुछ भी जिद नहीं रहे, ये कहते हैं 10 लाख रुपए के ऊपर पूरा का पूरा 10% कैपिटलाइज होगा। ये तो हमारा भी 1 लाख रुपीज ही आया था, हमारे मेथड से, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड से भी यही आया था। बट द मेन थिंग इज दैट कि इनका अब वेटेड एवरेज करने का तरीका बदल गया है। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, ये पूरे 8 लाख रुपए पे वेटेड एवरेज नहीं करेंगे, ये सिर्फ वेटेड एवरेज किस पे करेंगे? 3 लाख रुपीज पे। अब देखिए वो जो वेट्स हमारे थे ना, वो वेट सेम हम लोग यहाँ पे यूज ले लेते हैं, ये लीजिए वो सेम वेट मैंने यूज ले लिए। और अब जो जनरल बोरोइंग का वेटेड एवरेज आएगा वो कितना आएगा देखिए, जनरल बोरोइंग का वेटेड एवरेज आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई दिस, और ये टोटल आ गया। तो यहां पर इनके जनरल बोरोइंग का वेटेड एवरेज निकल रहा है 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपीज इनके जनरल बोरोइंग का वेटेड एवरेज जो है वो निकल रहा है, ठीक है। ये देखिए टोटल वेटेड एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल वेटेड एवरेज जो है वो कितना हो जाएगा, तो आप यही कहोगे स्पेसिफिक बोरोइंग पे तो कोई वेट लगाना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 10 लाख और ये हो जाएगा आपका 6 लाख। तो टोटल वेटेड एवरेज कितना हो जाएगा देखिए, टोटल वेटेड एवरेज आप ऐसे भी निकाल सकते हैं,
दिस प्लस दिस, ये हो गया अपना सही तो है ना, 11 लाख, 6 लाख और 10। एक सेकेंड, कुछ गलती तो नहीं कर दी ना इसके अंदर? क्या क्या जोड़ा है भाई? ये वेटेड एवरेज, ये वेटेड एवरेज, और ये वाला और ये वाला, तो 5 5 10 लाख तो वो हो गया। और ये होता है आपका 6 लाख, तो 10 और 6 16 आना चाहिए ना। अच्छा, तब फॉर्मूला गलत लगा हुआ है, टोटल इसने सही पकड़ा नहीं है। अब आ गया 16 लाख सही, नंबर तो सही है बट वो फॉर्मूले में एक रेंज कम पड़ गई थी। तो 16 लाख रुपए आपका ये जो टोटल है वो आ रहा है, जबकि हमारा कितना आ रहा था 14,75,000। सो अगर वही बात है, रिकनसाइल करने की कोशिश करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पे आपका आंसर क्या आ रहा है? ये देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड पे हमारा आंसर आ रहा है 14,75,000, राइट। जबकि ये जो वेटेड एवरेज कर रहे हैं हम अलोकेशन बेस्ड कर रहे हैं, जो न्यू मेथड है आईसीआई का, इसमें वेटेड एवरेज आ रहा है हमारा 16 लाख रुपए। डिफरेंस कहाँ है? तो आप कहेंगे सर डिफरेंस है 1,25,000 का। कैसे है ये 1,25,000 का डिफरेंस? ट्रेस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ट्रेस किया जा सकता है। ये है इसकी वजह से, देखिए जुलाई में हमारा वेटेड एवरेज आ रहा है 6 लाख, जबकि जुलाई में इन लोगों का वेटेड एवरेज आ रहा है 7,25,000। इनका कितना आ रहा है 725, जबकि हमारा कितना आ रहा है 6 लाख। क्या यही डिफरेंस है सर? हाँ यही डिफरेंस है, यही वो डिफरेंस है जिसकी वजह से हमारे और आईसीआई के आंसर अब टैली नहीं हो रहे। तो देखिए दोस्तों, मेरा कुछ नहीं है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन, ये आईसीआई का ही एक पुराना मेथड है जिसकी लड़ाई आज आईसीआई के ही न्यू मेथड से हो रही है। मतलब आईसीआई के ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड बताए हुए हैं और आईसीआई के ये जो नया मेथड है वो बताया हुआ है। तो यहां पर इन लोगों की चल गई, ऐसे चल गई, ऐसा करना मतलब ये कह रहे ना कि स्पेसिफिक बोरोइंग पे अपन टाइम वेट नहीं लगा रहे, 5 5 10 एग्जैक्टली 10 लाख पकड़ लिया, ठीक है। तो अब बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, BCC बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन स्पेसिफिक बोरोइंग का क्या होगा? देखिए टोटल 10 लाख रुपए के फंड्स हैं, इसके ऊपर 10% फुल। और जनरल बोरोइंग का कैपिटलाइजेशन कैसे होगा? जनरल बोरोइंग का कैपिटलाइजेशन होगा 6 लाख रुपए के फंड्स हैं, जिसके ऊपर आपका वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट विच इज कितना है अपना 13.20। ये लीजिए, तो हमारा कैपिटलाइजेशन आ रहा है 1,79,200। तो आईसीआई के न्यू मेथड से आंसर आता है आईसीआई का 179,200, लेकिन आईसीआई के ओल्ड मेथड से इसका आंसर आता है कितना आता है 162,700। ठीक है, तो ये आपका आंसर है एज पर न्यू मेथड, और एज पर ओल्ड मेथड इसका आंसर कितना आ रहा है? देखिए ये आ रहा है आपका 162,700। तो व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हेयर? तो आप कहेंगे सर डिफरेंस इसके अंदर जो है वो है 16,500 रुपए का, और ये डिफरेंस है मैनर ऑफ एवरेजिंग चेंज होने से, एवरेज करने का तरीका बदलने से ये डिफरेंस आ रहा है। बट दोस्तों अब हमें आईपीसीसी की बात नहीं करनी है। आईपीसीसी में उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका यूज लिया है, सीए फाइनल में उन्होंने अलोकेशन बेस्ड वाला तरीका यूज लिया है। अब हम तो एग्जाम फाइनल की लिखने वाले, इसलिए हमारी कॉपियां जो चेक होगी वो इस तरीके से चेक होगी जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो अब आपको अपने दिमाग में ये काम करना है, लॉजिक इसके क्या है आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, और इसके लॉजिक क्लियर हो गए तो फिर बाद में आप तरीका कोई भी यूज लें। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये, स्पेसिफिक बोरोइंग पूरी के पूरी कैपिटलाइज क्यों हो रही है, स्पेसिफिक बोरोइंग का इंटरेस्ट पूरा कैपिटलाइज क्यों हो रहा है, उसके पीछे यही रीजन है कि वो ऑन एन एवरेज बेसिस पे डे 1 पर फुल यूटिलाइज हो रही है। भले ही चाहे अप्रैल को 5 लाख यूज लिए आपने, जुलाई को 5 लाख यूज लिए, लेकिन सालाना अगर आप इसका एवरेज निकालोगे ना तो 10 लाख से ज्यादा आ जाएगा। सालाना 10 लाख से ज्यादा आ जाएगा सारे खर्चों का कंसिडर करते हुए। इसलिए ये लोग स्पेसिफिक बोरोइंग को क्वेश्चन से निकाल देते हैं और कहते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग पे तो पूरा कैपिटलाइजेशन कर,
राइट। अब इस चीज के ऊपर मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, ठीक है। होमवर्क ये है कि आपको करना क्या है, देखिए हमारा मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल के टेस्ट योर नॉलेज में, टेस्ट योर नॉलेज, ये रहा टेस्ट योर नॉलेज में। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके आना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। और वही बात है, तरीका कौन सा यूज लेंगे, वही अलोकेशन बेस्ड, जो अपना नया वाला तरीका है अभी सीखा जो अपन ने, है ना। अलोकेशन बेस्ड तरीका मतलब आपको पहले ये ढूंढना है कि हमारे पास में जो लोन लिया है, देखिए स्पेसिफिक लोन हमने जो 2 लाख रुपए का लिया है, जाहिर सी बात है 2 लाख में खर्चा तो देखो 1.5 लाख का हुआ, तभी ये क्वेश्चन की वैलिडिटी तभी मजा आएगा ना, कि यहाँ पे खर्चा आपका कितने का हुआ, सॉरी लोन आपने 2 लाख का लिया, खर्चा आपने कम किया, तभी तो जिदबाजी हो रही है, तभी तो अपनी लड़ाई हो रही है यहाँ पे, है ना। तो 2 लाख का लोन लेकर स्टार्टिंग में खर्चा ज्यादा कर दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, फिर बाद में कोई भी तरीका यूज लीजिए, कोई भी तरीका, चाहे आप अलोकेशन बेस्ड यूज लें, चाहे आप ये वाला तरीका यूज लें, इट डजेंट मैटर एट ऑल। मेन दिक्कत बस यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे जो खर्चा कम हो जा रहा है ना, बस इसकी वजह से दिक्कत आ रही है ना। तो एक क्वेश्चन अपने पोर्टफोलियो में आप और ऐड करिए, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी करवा दूंगा लाइव, और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वाला सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, चीजें समझ में आई होंगी, राइट।